अच्छा, अब देखो गोपाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चारों तरफ से अंधेर खाता नेगेटिविटी, बदमाशी, मक्कारी, भ्रष्टाचार, इसका बोलबाला हो गया है। और हम्म। कहते हैं सैया भय कोतवाल तो डर किस बात का। जी तो आम आदमी जो है भटक रहा है, वो कहाँ जाए, उसे उसको उसको कोई राहत नहीं है। राइट। जी जी और जी। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलाइंड हो गए हैं क्रिमिनल लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से और आकाओं से। तो डर का जो एक थोड़ा बहुत एलिमेंट था वो भी काफी कुछ कम हो गया है। राइट। जी जी। और नेगेटिव शक्तियां आपस में साठगांठ करके पूरी तरह से जो है हम्म, वो कर लेती हैं, आपस हम्म में जुड़ाव कर लेती हैं। राइट। जी और टू द डिसएडवांटेज ऑफ एवरीवन। राइट। जी जी। तो आपका जो केस है, इट इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ दैट ओनली, जहां नेगेटिव फोर्सेस कनाइव कर रही हैं, षड्यंत्र कर रही हैं, आपको फंसा रही हैं, और फिर जो है आपको लीगली और इलीगली दोनों तरीके से हरास कर रही है। सर, इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करने का जुर्रत करूंगा। हाँ हाँ, जरूर जी। करिए, जरूर। सर, मैं जब जेल गया तो ओके। जेल में भी चैन की नींद में बैठा नहीं। आराम हराम है, इस प्रिंसिपल्स पर मैंने काम किया। और तो मैं आप जेल वहाँ। क्यों गए, पहले ये एक्सप्लेन करिए, सो दैट हाँ जी। लोगों को ये जानकारी हो कि जेल क्यों जाना पड़ा। हाँ, मुझे मैंने दिल्ली में आनंद विहार के पास, आनंद विहार थाने के पास एरिया में एक रेस्टोरेंट है, दो, हम्म। जो बार कम रेस्टोरेंट है। तो ओके। वो अपने रेस्टोरेंट के सामने वाली जो भूमि है, हाँ हाँ। जो डीडीए का है, वो हाँ हाँ। डीडीए का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का पार्क था। हाँ हाँ। उस पूरे पार्क को उसने फेसिंग लगा करके, इनक्लोज करके, और उस पर प्लास्टिक का कारपेट बिछा करके वो ओपन रेस्टोरेंट चला रहे थे। ओके। दैट इज टोटली इलीगल। दैट इज द रूल्स ऑफ वायलेशन, एंड दैट इज द इशू ऑफ इनक्रोचमेंट। बट सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसमें यह है कि कोई भी तरह का इंक्रोचमेंट अगर सरकारी भूमि पर होता है तो उसके लिए नहीं, दो ये व्यक्ति ये जिम्मेवार। तो ये तो क्राइम डॉक्टर जो उस व्यक्ति ने किया है, तो जी, जेल जाना चाहिए था, तो उसे जाना चाहिए था, आपको जेल बिल्कुल। क्यों भेजा गया। अब बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो हाँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है या ऑर्डर है, तो वो मैं बता दूं। तो कोई भी तरह का सरकारी भूमि पर अगर इंक्रोचमेंट होता है तो उसके लिए दो जिम्मेवार होंगे। पहला, जिसकी भूमि है, तो उसका अफसर क्या कर रहा था, वो क्या टीम का चश्मा लगाया हुआ था, नंबर वन। नंबर टू, जो स्थानीय पुलिस, जो बीट कांस्टेबल है, वो उसके लिए जिम्मेवार होगा। उसने उसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं की संबंधित विभाग को। तो इस दोनों में से किसी को भी जिम्मेवार नहीं बनाया गया। ये पुलिस का सबसे बड़ा अपराध है कि जिस चीज की बुनियाद हम पुलिस में आप व्यवस्था सुधार की अगर बात गोपाल जी, करते हैं। मैं जी थोड़ा सा आपको काटते हुए ये बात बताऊंगा जी। कि यू आर नॉट लिविंग विद द डेमोक्रेटिक पुलिस। राइट। हम्म आपके नेहरू जी ने, प्रथम पूज्य प्रधानमंत्री जी ने, जो अंग्रेजों के नियम कानून जिसमें कि पुलिस एक्ट 1861 भी सम्मिलित है, वो एज इट इज जी अडॉप्ट किया है। राइट। जी तो जी ये जी पुलिस जो बनाई गई थी या जमीन पे उतारी गई थी, ये 1861 के पुलिस एक्ट के तहत उतारी गई है, जो हम्म 1857 की प्रथम क्रांति के बाद ऐसी क्रांतियों को दबाने के लिए एक प्रभावी इंस्ट्रूमेंट के बतौर अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर अब नकेल कसने के लिए पुलिस बनाई थी। जी। अब आपने कॉमा और फुल स्टॉप, वही सब नियम कानून और वही सब चीजें जो है जमीन पे उतार दी। तो हम्म आपकी पुलिस जो है वो डेमोक्रेटिक पुलिस नहीं है। हम्म आपके साथ अपराध घटित हो रहा है, और जो आपके साथ अपराध घटित होता है, आपने कोर्ट में देखा होगा, इट इज द ऑफेंस अगेंस्ट द, मतलब ऑफेंडर वर्सेस स्टेट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। राइट। जी। तो ऑफेंस के विक्टिम आप हो सकते हैं, लेकिन ये जो क्राइम है, इट इज अगेंस्ट द स्टेट। राइट। हम्म क्योंकि उन हम्म। अपराधों को रोकने की हर सरकार की सॉवरिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। जी जी तो जी जब आपके खिलाफ किसी ने कुछ अपराध किया जो कि कानून की भाषा में संज्ञेय अपराध बनता है,
राइट। अभी अपन इस भाषा में नहीं जाते हैं कि संज्ञेय असंज्ञेय भी गलत जो है ना बनाया गया, जघन्य अपराधों को और घने बड़े अपराधों को जो है ना संज्ञेय कर दिया है और छोटे मोटों को संज्ञेय कर दिया है, तो ये वो ड्रामा नाटक में अपन नहीं जाते हैं। अभी जी अपन केवल ये कहें कि जो भी संज्ञेय अपराध हैं, दे आर द ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दैट जी टू द सॉवरेन गवर्नमेंट, राइट। जी जी अब उसका संज्ञान लेने का प्लेजर और डिस्क्रिशन पुलिस का कैसे हो सकता है, राइट। जी 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 स्पेशली जब यदि आप कोई गलत रिपोर्ट करते हैं तो 182 211 के तहत जो कंप्लेनेंट है, जो जी प्रार्थी है, उसके विरुद्ध लीगल कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जा सकता है, ये कानूनी प्रावधान है। तो जी जब हम गलत रिपोर्ट करेंगे तो हमें जेल भेजा जा सकता है, और एक ऐसा क्राइम है जिसमें विक्टिम कोई भी हो, बट इट इज ए क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, उसको जो है रजिस्टर ना करना केवल जो है गुलामों की पुलिस, गुलामों पर जो है पुलिसिंग करने के लिए बनाई गई पुलिस ही कर सकती है। तो आपकी आज की सभी समस्याएं आपकी आजादी से जुड़ी हुई हैं, आपकी गुलामियत से जुड़ी हुई हैं, और आप जिस पुलिस से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो नियम और कानूनों में सशक्त पुलिस बनाई गई है, राइट। सर और जो मैं सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम जी कोर्ट भी अपने आदेश रोज बदल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी तो जो है अब 4 करोड़ से ज्यादा मामले जो है ना कोर्ट में पेंडिंग हैं। जी तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड तो बिल्कुल न्याय बिल्कुल तो पाने की उम्मीद वर्तमान व्यवस्था में बदल गई है। जी लिहाजा गोपाल प्रसाद जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अकेले लड़ाई लड़ेंगे तो सिस्टम आपको जीतने नहीं देगा। आपने अर्थशस्त्र का वो एक डायलॉग सुना है क्या? अर्थशस्त्र मूवी देखी है आपने क्या? हाँ वो अर्धसत्य देखा था काफी पहले हाँ, तो मैं उसमें एक डायलॉग है हम्म जिसमें कहा जाता है कि यह एक चक्रव्यूह है, जी इसका भेदन लगभग नामुमकिन है। पर कुछ हम्म शख्सियत जो है अपने डिटर्मिनेशन के कारण यदि इसका भेदन कर ही लेती हैं, तो हम्म इस यह उनकी व्यक्तिगत विजय होगी, हम्म लेकिन इससे चक्रव्यूह की संरचना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम्म थोड़े समय के लिए वो यदि डिस्टर्ब भी होता है, तो हम्म बहुत जल्दी वो रीसरफेस होगा, रीग्रुप होगा, और उसकी कार्रवाइयां वैसे ही चलती रहेंगी। हम्म। तो यदि आप अकेले बढ़ेंगे तो पहला संभावना तो ये है कि जीतने की संभावना कम होती जाती है, और उस जीतने के लिए आपको संघर्ष, व्यक्तिगत नुकसान, इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। सर और तो इसका बेहतर उपाय ये है कि हम लोगों को जोड़कर, ऊर्जाकृत कर कर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जो वर्तमान व्यवस्था को बिना किसी नुकसान के बदल सके। तो सर मैं आज आपकी आज बात को का जो बदलाव मैं है, आपका हैं? मैं आपका जो चीज है उसको हाँ तो हम अपने पर्सनल डिस्कशन में सुन चुके हैं। आपके वसंत कुंज स्थित वो जो आपका जो गेस्ट रूम था हाँ उसमें जो आपने मेरे से वार्तालाप की थी, हाँ तो हाँ। उसको हम पूरा समझ चुके हैं और मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन हम मेरा जो अपना मानना है सर कि अब जो है पुलिस जो है ना नेक्सस का एक पार्ट बन गई है। अब इस ये नेक्सस में ये जो है एक आपको मिनट सर सर आप सर सर एक सर मिनट, प्लीज आपको प्लीज ये नेक्सस अभी नया हाँ लग रहा है। ये जी नेक्सस बहुत पुराना है। ये हाँ जी, नेक्सस तो मैं पहले अब जो पहले उसको पहले प्रूफ तो कर रूलिंग लूँ, पहले रूलिंग हाँ प्रूफ कर लूँ सर। हाँ मैं आप चंद एग्जाम्पल आपको दूंगा हाँ और तब आप खुद कहेंगे कि नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ हाँ मैंने डिटेक्ट किया है, मैंने भी इन्वेस्टिगेशन किया है, मैं चुप बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ हाँ और मैंने एक नए आंदोलन का आगाज मैं करने जा रहा हूँ जिसका वो जंतर मंतर से हम शुरुआत करेंगे, और वो है नया स्वतंत्रता आंदोलन। 9 अगस्त को शुरू होगा, है ना, इसी बात से। तो अभी एक ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है AIHRA, डॉक्टर MU दुआ उसके चेयरमैन हैं। तो उनके जी साथ हमारी वार्तालाप हुई है। देश के साथ विदेश में भी कई जगह उनका कार्यालय है। इंडिया में 748 ऑफिस है उनके। तो उस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूँ और उस ऑर्गेनाइजेशन के बैकअप मिलने के बाद इस चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ।
उसमें बहुत मुख्य रूप से सुंदर, अभी बहुत तक जो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। अब जो मैं भी जिद्दी और जुनूनी आदमी हूं। हम्म। और जिद्दी और जुनूनी आदमी की तो वैसे तो कोई औकात नहीं होती, उसके पास जीरो बैंक बैलेंस होता है, लेकिन जो डिटर्मिनेशन पावर है और जो डेडिकेशन है वो बहुत कुछ कर दिखाता है। तो उसके तहत मैंने क्या किया है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। जरूर। अब मान लीजिए हमारा जो केस है, हमारे केस में मैं इसके पीछे पूरा R&D किया, एसीपी मनोज पंत। तो मुझे पता चला, जब गूगल पे सर्च किया मैंने इसके प्रोफाइल को, हाँ। तब मुझे पता चला 1991 में यह शख्स जो है, ये तो प्रमोटी है, तो ये शख्स जो है पहले ASI था। तो जब ओके। ASI था तो इसने 124 नकली गैस सिलेंडर्स पकड़े थे, और ओके। उन जो मेन अभियुक्त था उसको इसने भगा दिया। उसके ओके। एवज में इसने अवैध वसूली की। और जो एक साधारण इनोसेंट आदमी था, गजेंद्र सिंह नाम का, मानसरोवर पार्क सादरा का, मुझे नाम तक याद है, मैंने पूरा इतना उसका ये किया है। तो उस आदमी को बलि का बकरा बना दिया इसने। फिर वो मामला, वो शख्स गया दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने मनोज पंत ACP के संदर्भ में लिखा कि यह जो शख्स है, यह सच को झूठ और झूठ को सच में बदलने का महारत हासिल है इसको। ये लाइन है सर, ये लाइन है उस पुलिस के बारे में जो पुलिस का सबसे अहम रोल है हमारे केस में। ये नहीं, इट इज द लेकिन ये बैकग्राउंड, इट इज द फैक्ट फाइल, माननीय न्यायालय फैक्ट जो फाइल। है ये फिल्मी डायलॉग मानने के बजाय हाँ अपनी जो है आर्टिकल 142 के तहत जो इनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है उसको उसको लॉजिकल एंड तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं? सर, ये मैं ये दूसरा ये जो चीज है कह ना, रहा हूँ कोर्ट की बड़ी कुर्सी पे बैठ के सर। इस ये तरीके तो के फिल्मी 1991 डायलॉग का क्यों सर मारते डिसीजन हैं है ये? हाँ? सर। हमारा केस तो 21 फरवरी का है ना सर, इस साल। हाँ। ये जो डिसीजन है ये 1991 का है। 1991 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके बारे में ये मैंने ऑर्डर किया हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट। गोपाल जी, मेरा ये कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट यदि उस चीज को लॉजिकल एंड तक परसू करता हाँ जो जी। उसकी आर्टिकल 142 संविधान के तहत जिम्मेवारी भी है, तो जी। शायद जो है आज जो भी ऑफिसर हैं ये वर्तमान स्वरूप में नहीं रहते, ये ASI से ACP नहीं बनते या DCP नहीं बनते, वट एवर ही इज ही। तो ये इट इज ए सिस्टमिक फेल्यूर है, ये इस सिस्टम की अच्छा, फेल्यूर अब है दूसरा सर उदाहरण जो सुनिए, फिल्मी दूसरा उदाहरण डायलॉग तो सर। मारता है लेकिन हाँ जी। अपने ही डायलॉग को लॉजिकल एंड पर ले जाके उसको और सुनिए सर, क्रियान्वित नहीं करता है। सर आप दूसरा सुनिए उदाहरण। हम्म। मैंने अभी जो पता लगाया अपने नेटवर्क से, तो मुझे पता चला कि जिस आदमी ने मेरे खिलाफ FIR किया, वो आदमी पुलिस का इन्फॉर्मर है, भेदिया। ओके। और वो लॉबिंग का काम करता है पुलिस से, सेटिंग गेटिंग का। हाँ ओके। हाँ, मतलब किसी को किस में फंसवा देना, किसी को निकलवा देना, किसी का केस धीमा कर देना, किसी का धारा भरवा देना, यही धंधा ही करता है वो। और ACP मनोज पंत का जो 2 नंबर की कमाई है उसका उस रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट है ना। ओके। तो ये सारा चीज मेरा भी तो अपना नेटवर्क है। मैं भी चुप बैठने वाला आदमी थोड़े हूँ, और मैं चुप्पी तोड़ो अभियान चला रहा हूँ अब, कि जो समाज में आज किसी भी अन्याय, शोषण, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग बोलते नहीं है, वो बोलेंगे कैसे नहीं। और जब तक नहीं बोलेंगे तो ये जो पराकाष्ठा पर चली जाएगी ये चीजें। हम ये शिव खेरा का एक लाइन है, अगर हम कोई जुर्म देखते हैं और चुप हैं, सोचते हैं कि मेरा क्या है, मेरा क्या इससे मतलब, तो आप गलत सोच रहे हैं, अगला नंबर आप ही का है। ये बिल्कुल लाइन सही, है आपने सर, बहुत सही बात कही। ठीक है ना। तो मैं लोगों को एक ही चीज समझा रहा हूं सर, कि गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। तो तो ये जो मानसिक रूप से मैं जो गुलाम है, जो धर्म मैं से गुलाम है, जो मैं पैसे से नहीं गुलाम है, नहीं, जाति से गुलाम है, भाषा से गुलाम है। आप मानसिक रूप से गुलाम नहीं हैं, जी आप वास्तविकता में गुलाम हैं। ये बात जी मैं 1 मिनट में आपको समझा सकता हूँ। नंबर 1, जी जो भी नियम कानून अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए बनाए थे, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी ने उन्हें सबको बिना कॉमा और फुल स्टॉप चेंज किए हुए उसे एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। जी राइट। और इसके बाद क्योंकि वो नियम कानून सत्ता में बैठे लोगों के भी हित बहुत जोर से साध रहे थे, तो ना नेहरू जी ने उसको ठीक करने की कोशिश की
और ना ही उसके बाद में जो दूसरी सत्ताएं आई उन्होंने भी उसको बदलने की कोशिश की। तो लोगों ने लिप सर्विस तो की, लेकिन बदलाव का जो सही क्रम होना चाहिए था, पहले तो अपन ये भी मान सकते हैं कि भाई चलो सत्ता ट्रांसफर हो रही है तो जी अभी ये नियम कानून को बदलने के लिए प्रॉब्ली समय और अवसर दोनों ही उपलब्ध नहीं है, राइट। जी 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 और जी तो आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन 75 सालों में उन नियमों कानूनों को बदलने की सोच भी गायब हो गई है, राइट। हम्म ऐसा नहीं है कि कमेटियां नहीं बनी, कमीशन नहीं बने, ढेर सारी कमेटी और कमीशन बने। हम्म वैसे तो उन कमेटियों ने भी बहुत ज्यादा गहराई से, कहना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस सजेस्ट ही नहीं किए, राइट। हम्म जो छोटे मोटे चेंजेस सजेस्ट भी किए, हमारे सत्ता में बैठे लोगों ने उन्हें भी क्रियान्वित नहीं किया, राइट। अब आप हम्म ये देखिए कि डॉक्टर सॉरी हमारे रिटायर्ड डीजी हैं प्रकाश सिंह जी, उन्होंने दो अन्य रिटायर्ड डीजी के साथ बैठकर जो है एक पीआईएल 1996 में लगाई थी, राइट। हम्म जिसका जो है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल बाद 2006 में दिया था। और अच्छा आर्टिकल 142 जिसमें कि कोर्ट सक्षम है, सुप्रीम कोर्ट को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि इट कैन डिवाइस द वेज एंड मीन्स एंड सिस्टम टू इम्पार्ट जस्टिस, राइट। तो हम्म जहां न्याय नहीं मिल पा रहा है वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऐसे वेज मीन्स एंड सिस्टम बना सकता है, ये आर्टिकल 142 कह रहा है। तो हम्म आर्टिकल 142 के तहत 7 बिंदु जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, राइट। जी और ये अपेक्षा की गई थी कि हमारी पुलिस पूरी तरह से राजनीतिक इंटरफेरेंस से मुक्त हो जाएगी, राइट। अब हम्म गोपाल जी मैं आपसे पूछता हूं, 2006 से 2022 16 साल के समय में क्या हम्म हमारी पुलिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त हो गई है? बिल्कुल नहीं करेक्ट। यदि मैं हम्म उसे देखता हूं तो मुझे हम्म लगता है कि आज सिपाही से लेके डीजी हम्म पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट होते हैं, और जब हम्म तक पॉलिटिकल मेहरबानी बनी रहती है तब तक ही वो अपने पद पर कायम रह सकते हैं, राइट। हम्म तो हम्म पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो दूर की कौड़ी है, अब पुलिस पूरी तरह से राजनेताओं के चुंगल में फंसी हुई है। हम्म। मतलब जो तोता तोता कहते हैं, तो लेकिन पुलिस भी। इसमें इसमें थोड़ा मैं संशोधन करूंगा सर, आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पर मैं बदलना चाहूंगा। बताइए। बदलना इन द सेंस कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने जो अपना जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने कई पुलिस वालों से भी बात किया है और कई अपराधियों से मैंने साक्षात्कार लिए हैं, हम्म। उसके आधार पे मैं भी चैन से बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। सिस्टम में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है, अपराधियों और पुलिस के बीच में नेक्सस कैसे बन रहा है, उसका पार्टीशन क्या है, उसमें परसेंटेज क्या है, कैसे लेन देन होता है, इन सारे चीजों पर मैंने गहन अन्वेषण किया। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हो क्या रहा है, थाना बिक रहा है, बोली लगाई जाती है, कौन कितना वसूली करके देगा, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वसूली करके देगा उसको हाँ। थानेदार वहां का बनाया जाता है। ओके। जिस ये मैं आपको बता दूं अंदर की बात, और आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं फिर आपके सामने में ही संबंधित पक्ष को जोड़ करके और वो करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से चल रहा है, ओके। सारे बड़े बड़े लोगों के अंदर का सिस्टम कैसे मूव कर रहा है। क्या आप नहीं जानते? आप बिल्कुल जानते हैं, आप इतने बड़े अधिकारी रहे हैं और आपने इतना बड़ा बड़ा ऑपरेशन किया है, तो निश्चित रूप से आप जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी थानेदार आएगा घूस दे करके और बोली एक्सेप्ट करके कि हाँ इतना मुझे डीसीपी को देना है हर मंथ वसूली करके, तो वो कैसे नहीं भ्रष्टाचार करेगा। और रह गई बात पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, तो वैसे लोग तो खुद अपना ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाने के चक्कर में खुद चाहते हैं, वो उन्हीं राजनेताओं का माध्यम बन करके वो ट्रांसफर अपना चाहते हैं, मालदार मलाईदार पोस्ट पाना चाहते हैं। मलाईदार पोस्ट किसको कहा जाता है? मलाईदार पोस्ट उसको कहा जाता है जहां पर क्राइम रेशियो ज्यादा है, जहां ज्यादा क्राइम होते हैं। जहां ज्यादा क्राइम होंगे जहाँ तो वहां कमाई ज्यादा का ज्यादा कमाई होगी। स्रोत है वो मलाईदार है। बस, तो ये जब डेफिनेशन कारण है चाहे सर, जो भी हो। हाँ, तो इसमें क्या है कि जैसे मेन जो माल है, तो सबसे पहले पुलिस का अब कमाई का स्रोत क्या है? जितने 2 नंबर के बिजनेस, अवैध रूप से शराब बिक रहा है, अवैध रूप से ड्रग्स बिक रहा है, अवैध रूप से
अगर कोई सूद ब्याज पर पैसा लगा रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है ना, उसके बाद जितने अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो इन सारे चीजों को पुलिस कुत्ते की तरह खोजती है, उसके कांस्टेबल, और ये खोज करके ये पता करती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस गली में क्या हो रहा है। उसको क्राइम से कोई लेना देना नहीं, जनरल क्राइम से कोई लेना देना नहीं। और वो उन सबों ने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, हर एरिया में एक दलाल, हर गली में एक दलाल बनाया हुआ है, और उसके माध्यम से वो एक एक खुफिया सूचना लेता है, और उसके एवज में वो जो स्थानीय जो दलाल है वो उसका पिट्ठू होता है, पुलिस का पिट्ठू होता है, और वो उसको, उसके साथ अगर पुलिस बैठ गई, खाना पीना खा लिया, तो बस वो उसी में मस्त है। वो जो पिट्ठू है उसको शराब, कबाब, शबाब सब चीज उपलब्ध कराता है, होटलों में उपलब्ध कराता है। किसी होटल वाले की जरूरत नहीं है कि उसकी सेवा पानी ना करे, जितना जब चाहेगा तो होटल बुक हो जाता है, उसको 1 रुपया नहीं लगना है किसी भी पुलिस वाले को, न दारू का, न मांस का, न शबाब का, किसी चीज का नहीं, और ऑल थिंग्स अवेलेबल हियर। तो ये जब चीज चल रहा है सर सिस्टम में, तो हम कैसे अपेक्षा करें, हम कैसे उस पुलिस से अपेक्षा करें कि उससे हमें न्याय मिल पाए? तो इसके लिए मैंने जो सोचा है, ये तो हो गया समस्या। अब इस समस्या का जो समाधान है वो है स्ट्रिंग ऑपरेशन। मैं आपको बताऊं, स्ट्रिंग ऑपरेशन इज द सॉल्यूशन। तो आज जो सर ये जो भ्रष्टाचार की जो गंगा है ना सर, जो आप बता ये रहे ऊपर से हैं, नीचे चल रहा है सर, ऊपर नहीं, से नीचे। जस्ट ए मिनट, मैं ये कह रहा हूँ जो हाँ, आप बदलाव सजेस्ट कर रहे हैं, ये जी बदलाव जो है माइक्रो लेवल की बातें आप कर रहे हैं, जी और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी। जहां पे आपके स्टिंग ऑपरेशन करने वाले, अवेयर वाले, इस तरीके के लोगों की कमी होती जाएगी, तो ये स्ट्रिंग ऑपरेशन गायब हो जाएंगे, राइट? सर कमी कहाँ नहीं है सर, नहीं, चाकू के इस्तेमाल पे डिपेंड करता है सर। चाकू से सब्जी काट लीजिए, चाकू से मर्डर कर दीजिए, नहीं, इसमें चाकू का दोष नहीं है सर। नहीं, आप हमें कह रहे हैं कि आप जो है, आपका फोकस जो है उस व्यक्ति पे है जो उस चाकू का यूज करेगा, और बिल्कुल उसके डायनामिक्स पे अच्छे है, उसके व्यक्तियों मानसिकता की, पे है, समझदारी पे है। अच्छे व्यक्तियों की कमी होती जा रही है, और जी पहले वो चाकू का यूज करता है, फिर वो चाकू का दुरुपयोग करके वो भी वसूली का एक हिस्सा बन जाता है कि मैंने तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन कर लिया है, अब जी मुझे 5 करोड़ दो, राइट? जी तो जी। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो अब शुद्ध रूप से सफर करते हुए किसी बिना लालच के चीजों को लॉजिकल एंड तक परसू करते हैं, चाहे सर उन्हें ये कितनी भी हो क्यों रहा है? त्वरित क्यों। न्याय व्यवस्था के कारण जो त्वरित में जो न्याय नहीं मिलता है, और ये जो पेंडेंसी आपने बताई अभी कोर्ट में, इसके कारण से हो रहा है। अब अगर तो पुलिस विभाग नहीं, में मैं अगर आपको पदों की मैं संख्या को, खाली गो, पदों की संख्या को भर दिया जाए, न्यायालय गोपाल में खाली पदों गोपाल की संख्या को आप भर दिया जो जाए, बातें कर रहे तब हो, वो त्वरित न्याय मिलेगा। ये बिल्कुल न्याय नहीं मिलेगा। और जो मैं पुराने जस्ट सरे गले जस्ट कानून हैं, जो जस्ट आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उचित नहीं है, उन सारे में बदलाव की आवश्यकता है। मैं तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक मिनट, सरकार क्यों करेगी ये बताओ मुझे। इसलिए सरकार करेगी कि बता, नहीं, ये सरकार बर्डन बिल्कुल है नहीं। पब्लिक के ऊपर में भी, सरकार के ऊपर में भी, तो दोनों कुछ के लिए बर्डन। गोपाल जी, आप बड़े ध्यान से ये बात समझने की कोशिश करिए कि आप एक वोट देने वाले गुलाम हैं। जिन लोगों को आप अपने वोट देके चुन रहे हैं, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इसमें हमें दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि पार्टी जिन्हें टिकट बांटेगी, आप उनको चुनने के लिए विवश हैं, राइट? पार्टी जो टिकट बांट रही है, उस वो 5 तरीके के लोगों को 5 क्राइटेरिया पे टिकट बांट रही है। जी पहला क्राइटेरिया है जो ज्यादा धन दे वो टिकट ले जाए, राइट? तो पैसे लेके टिकट दे। जी दूसरा क्राइटेरिया है कि अपने पार्टी के जो आका लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनके बच्चों को खुश रखना, उनको खुश रखना जरूरी है, लिहाजा उनके बच्चों को टिकट बांट रही, ठीक है ना? ये दूसरा आधार है। तीसरा जो आधार है, जो दूसरी पार्टी से इनकी पार्टी में अपने लाभ के लिए आना चाहते हैं, वो पार्टी के लाभ के लिए तो आते नहीं, वो तो खुद के लाभ के लिए आते हैं। जी जब जी उनको जी। लगता है कि जिस पार्टी में वो हैं उन्हें वहां वो लाभ नहीं मिल रहा है, या आगे चल के हालात ऐसे बन गए हैं कि वो पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, तो उन्हें सब लाभों से वंचित रहना पड़ेगा।
ऐसे लोग जो है ये खोजते हैं कि हरियाली कहाँ ज्यादा है, वेयर इज द ग्रीनर पेस्चर, और वहां पर जो है वो बिना तले के लोटे जैसे ढक के वहां पहुंच जाते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टियां इन दूसरी जगह से आए हुए लोगों को, जो कि बेहद स्वार्थी हैं, इनको अपनी पार्टी पर जो है ना वेलकम करती हैं, मंच पे बिठाती हैं, फूल मालाएं पहनाती हैं, उनको टिकट देती हैं, कई बार मंत्री पद भी देती हैं, और ऊपर से पैसा भी देती हैं, स्पेशली जब सरकार बनाने की स्थिति हो तो। राइट। जी जी। राइट। तो ये ऐसा होता है। तो तीसरे तरीके के लोग वो हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, अपने लाभ के लिए आ रहे हैं, उनको भी ये टिकट भी देती हैं, मंत्री पद भी देती हैं और पैसा भी देती हैं। अब अपन आते हैं चौथे क्राइटेरिया पे। तो ये जाति और धर्म के आधार पर जीतने की जिनकी संभावना है, ऐसे अयोग्य लोगों को खोजती हैं, योग्य लोगों को नहीं खोजती हैं। तो उसमें एक क्राइटेरिया ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए जो आगे चल के इनके लिए चुनौती या चैलेंज बनेगा। तो वो जीतने की उसकी संभावना भी है तो भी उसे टिकट नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें डोसाइल और बिल्कुल चाटुकार करने वाले जो है लोग भी जाति और धर्म और के आधार पर भी जो हैं, उनमें भी चाटुकारों और उनको वरीयता दी जाती है, और ऐसे अयोग्य लोगों को जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांटा जाता है। राइट। अब पांचवी कैटेगरी जो है वो है कि अपराधियों को टिकट देना। तो सेशन जी के पहले कांग्रेस जो है अपराधियों को बाहर से, गुंडों को बाहर से यूज करती थी। राइट। जो उनके पक्ष के लोग नहीं होते थे, जो उन्हें वोट देने की संभावना, उनको या उनके वोट मिलने की संभावना कम होती थी, तो इन लोगों को टास्क दिया जाता था कि आप जाइए और इनको घर से नहीं निकलने दीजिए, या घर से तो हर व्यक्ति को निकलने देना, रोकने के लिए बहुत बड़ी फौज लगेगी, तो उन गलियों पे आप नाकाबंदी करिए जहां से वो वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। राइट। और तो वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए। राइट। और दूसरे जो गुंडे थे उनका काम था कि पोलिंग बूथ को कैप्चर करके उनके फर्जी वोट डाले जाए। आप इस बात से सहमत हैं? जी जी। लेकिन सेशन जी के आने के बाद कुछ डायनामिक्स बदल गई जी, और अपराधियों के लिए ये कठिन हो गया कि वो इस तरीके के लिए ऑपरेट करें। तो नेताओं ने इसका एक बहुत अच्छा काट निकाला। उन्होंने कहा कि अपराधियों को बाहर से क्यों यूज किया जाए, अपराधियों को ही टिकट दे देते हैं, तो ये भारतीय वोट देने वाले गुलाम, इनकी जरूरत नहीं है कि उन अपराधियों से आंख मिला के बात करें या उन्हें टिकट ना दें, क्योंकि उन्हें यदि ये कैंडिडेट हार गया तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उनके लिए असहनीय होंगे। राइट। तो बड़ी संख्या में जो है अपराधियों को टिकट देने लगे। राइट। अब आपको ये ज्ञान हो गई होगा कि आज जो पार्लियामेंट है उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने डिक्लेरेशन के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और 29% मतलब 1% कम 30% से इनके विरुद्ध बहुत ही गंभीर अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, रेप, किडनैपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये 30% ये बहुत बड़ा नंबर होता है। 29% इज ए वेरी बिग नंबर। अब अपन आते हैं 2022 में, ये तो 2019 की बात है। राइट। अब 2022 में आते हैं, तो अभी चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश की असेंबली में 403 जो है विधानसभा के सदस्य हैं, जिनमें से 205 एमएलए जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं उनके अपने एडमिशन के हिसाब से। राइट। तो जो कि 51 कंस्टिट्यूट होता है। तो अब नाउ द मेजॉरिटी जो है इज ऑफ द क्रिमिनल्स। तो अब सवाल उठता है कि जब क्रिमिनल्स जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव, इसके संदर्भ में भी मोदी जी ने घोषणा किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो एसपीडी ट्रायल चलाएंगे, इन जो सांसद बन जाएंगे उनके मामलों को सुनवाई करने के लिए एसपीडी ट्रायल चलाएंगे। कोई एसपीडी ट्रायल नहीं हुआ अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में 2017 में 2-3 पीआईएल में जजमेंट दिया, और स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट भी कंस्टिट्यूट की। राइट। लेकिन कहीं पे कोई बहुत बड़ा जो है किसी को सजा मिल गई हो, ऐसा मुझे सुनने को नहीं मिला है। राइट। तो इसका संज्ञान लिया गया था,
उस समय मैं फॉरगेट कर रहा हूँ एग्जैक्ट कितने लोगों के खिलाफ ऑफेंसेस थे, और उन्होंने उन सबको जो है स्पीडी ट्रायल के लिए शासन को निर्देश दिए थे, और उसमें कुछ कुछ कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन वो कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जो है लोगों को आगे चल के हाई कोर्ट का जज भी बनना है, तो वो कोई भी किसी को नाराज नहीं करना चाहता है, राइट। क्योंकि यदि आप नाराज करेंगे तो आगे चल के आपको व्यक्तिगत लाभ, बस व्यक्तिगत लाभ हर चीज पे आरे आता है। पुलिस का व्यक्तिगत लाभ, न्यायाधीशों का व्यक्तिगत लाभ, उसके लिए शासन, प्रशासन, नीति, नियमावली, प्रक्रिया, सारे चीज धरे के धरे रह जाते हैं। यही सच्चाई है। तो मैं उसके जड़ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आप जड़ पर जाएंगे तो जो समाधान आप लेके आएंगे वो जड़ वाले समाधान होंगे, और यदि आप जो है जड़ तक नहीं जाएंगे तो वो समाधान व्यक्ति विशेष पर आधारित होंगे, और जो समाधान व्यक्ति विशेष पर आधारित होंगे वह जो है स्थायी समाधान नहीं दे पाएंगे। यदि वो व्यक्ति विशेष जो है ना खुद बदल गया तो प्रॉब्लम है, राइट, और यदि उसका ट्रांसफर हो गया या वो परलोक सुधार गया तो प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि उसका जो है सब्स्टिट्यूट उसी तरीके का, उसी कैलिबर का, उसी सोच का, उसी डिटर्मिनेशन का मिलेगा। ये ऊपर वाले की मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है, राइट। तो हमें जो है, जो मैं मूल बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि नियम कानून जो है उस समय अंग्रेजों ने जो बनाए थे वो आपका शासन करने के लिए बनाए थे, और उन्होंने पुलिस की पे वगैरह भी बहुत कम रखी थी कि वो अपने लिए धन की व्यवस्था खुद ही कर लेंगे। तो उनको भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं था, उनकी तो अंपायर चलना चाहिए, वो भी इकोनॉमिकली चलना चाहिए, और भारतीय गुलामों में यदि दो चार जो है ना जूते लगते रहे तो वो उनको सूट करता था, क्योंकि भारतीय गुलामों को जो है बहुत सम्मानित तरीके से वो रखना भी नहीं चाहते थे। आपने सुना होगा कि वो कुर्सी नशीन का सर्टिफिकेट जारी करते थे, मतलब जो यदि आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो वो चंद लकी लोग जिनको कुर्सी नशीन का सर्टिफिकेट जारी होता था उन्हें ही वेट करने के लिए, जो कि उन्हें घंटों वेट करना पड़ता था, वेट करने के दौरान उनको कुर्सी नसीब होती थी। बाकी लोग तो या खड़े रहें या जमीन पे बैठे, उनका जो करना वो करें। सो हम ये दिस वाज द ट्रीटमेंट विच वाज मेटेड आउट टू द पीपल, जिसमें कि गांधी और नेहरू भी आते थे, राइट। तो यदि वो उनको कुर्सी नशीन का सर्टिफिकेट है तो उनको कुर्सी मिल जाएगी, नहीं तो जमीन पे बैठो और घंटों इंतजार करो जी। ये आपकी स्थिति थी। तो उस स्थिति के जो नियम कानून हैं उनको आपने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। दूसरा जो है, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जिसमें हमने पुलिस 1861 की पुलिस की बात कही, ब्यूरोक्रेसी की बात कही, जुडिशरी की बात कही, ये कंपोनेंट जो है अंग्रेजों ने लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट से बनाए थे, भारतीय गुलामों के ऊपर शासन करने के लिए बनाए थे। उसमें कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यदि वो निर्णय लें तो उनकी मर्जी, निर्णय ना लें तो उनकी मर्जी, गलत निर्णय लें तो उनकी मर्जी, घूस खा के गलत निर्णय लें तो उनकी मर्जी। लिहाजा भारतीय गुलाम तो रिसीविंग एंड पे थे। आपने वही ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, और अब ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का जो है लाभ उनको मिल रहा है। अपन तीसरी बात कर रहे थे जो सबसे ऊपर सत्ता पक्ष है, तो अपन ने राजनीति की बात कर दी कि टिकट कैसे लोगों को दे रहे हैं वो। अब सवाल ये है कि आप वोट दे रहे हैं, क्या वोट देने के बाद जिनको आप वोट करके जो आपके वोट से चुने जा रहे हैं, क्या वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, राइट। तो आप ये सहमत होंगे कि वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यदि पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में उनकी औकात नहीं है कि पार्टी व्हिप के अगेंस्ट जाएं, क्योंकि उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, तो पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। तो जैसे अभी देखिए कि नूपुर शर्मा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उनको बाहर निकाल दिया। अब उन्होंने क्या कोई गलत बात कही थी क्या? नहीं, तो वही कहा जो हदीसों में लिखा अब तो हुआ उस चीज को अब तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया और अपना डिसीजन अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो उल्टा सीधा भाईजादी वाला बात कही, जो दो जजों ने सुना था। नहीं, हाँ, उन जजों के डिसीजन को चेंज कर दिया सर। हाँ,
नहीं, वो डिसीजन तो उन्होंने कुछ लिखित दिया ही नहीं था, उन्होंने तो केवल मुंह चलाया था। वो तो इतने होशियार थे कि उन्हें मालूम था कि ये बकवास जो है ना वो कागज पे लिख नहीं सकते हैं, तो उन्होंने तो सिर्फ मुंह चलाया था। शायद शायद उनका जो है निर्णय लिखित में नहीं आया था। नहीं नहीं, लिखित लिखित में तो केवल उसको फाइल कर दिया था, दैट्स ऑल। अच्छा तो अच्छा। ये सवाल उठता है कि आप भारतीय गुलाम जिनको चुन रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो चुनने वाले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और ना ही चुनने वालों की हित की बातें कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी का पट्टा लगा के हर जगह पॉलिटिकल पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू एग्री विथ मी? बिल्कुल। तो इसलिए हमें जब तक बहुत अलग समझ से हम काम नहीं चलेंगे तो ये हम गुमराह होते रहें। मेरा कहना है कि जो जो कुछ भी कर रहा है, जैसे आप जो है ना आरटीआई करते हैं, आप और जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई अपनी सोच और समझ से लड़ते रहिए। मुझे उसमें कोई किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है, राइट। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि हम ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी समाज सेवी ग्रुप से जुड़े हुए हों, सबको हम अप्रोच करें और उनको ये कहें कि आप जो कर रहे हो वही करते रहो, राइट। मेरा तो केवल उसमें यही कहना है कि आप जो है उसे जो है अच्छे ढंग से जो है आप करिए, और अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, अपने अंदर जो हताशा है, उसको ओवरकम करिए, और उसको ओवरकम करने के लिए अपने अपने अंदर की एनर्जी को संकल्पित करिए। तो सर मैं तो आपकी बात को थोड़ा सा मैं इसको लाइन कंप्लीट कर लूं, फिर आप बात करिए। जी जी। तो लाइन उसमें ये है कि जो आपकी एनर्जी है, आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर एनर्जी है, वो निष्क्रिय हो गई है, उसके अनुभव बहुत खराब हैं, उसको एक से एक जो है ना नेगेटिव अनुभव हैं, और उसके चारों तरफ जो माहौल है, जो धूर्तता कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, वो देख रहा है कि वो लाभ कमा रहा है, बदमाशी कर रहा है, बड़ा भी होता जा रहा है, और जो सही है वो सिकुड़ता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, डरता जा रहा है। और आज अच्छा व्यक्ति नेगेटिविटी, हताशा, बेबसी से सिमट गया है। मतलब आज जो है भारतीय गुलाम जो अंग्रेजों के समय उनकी शख्सियत को, उनके शासन को चुनौती दे रहे थे, जिनकी जो है एम्पायर में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, राइट। उनको चुनौती दे रहे थे, और उस चुनौती में वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भी लटक जाते थे, और उनके चेहरे पे कोई मलाल नहीं आता था। आज जब हम वोट देने वाले गुलाम हैं, कम से कम वोट देने वाले तो गुलाम हैं, आज हम कितने डरे हुए हो गए हैं कि हम में से अधिकांश बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए भी लोग, और ये लोग और वो लोग इतने डरे हुए हैं कि उनके मुंह से जो है ना शब्द नहीं फूटते हैं। आप कितने ऐसे गोपाल प्रसाद लोग हैं जो कि अपने आप को संकट में डाल के लड़ रहे हैं। इनकी संख्या कम होती जा रही है, और इनकी संख्या तो नॉट ओनली कम हो रही है, उनको जो है अविवेकी भी कहा जाता है, टैक्टलेस भी कहा जाता है, सफरर भी कहा जाता है, लूजर भी कहा जाता है। और एक बड़े संख्या के लोग जो चुप रहते हैं, जो कि अवैधानिक लाभ भी हासिल कर रहे हैं, वो ज्यादा चतुर हो गए हैं। यू आर नॉट द आइकॉन ऑफ द सोसाइटी। जो बदमाशी कर रहा है, जो मक्कारी कर रहा है, वो आइकॉन बन गया है जी। चाहे वो जो ना फिल्मी क्षेत्र में हो, चाहे वो इस क्षेत्र में हो, चाहे उस क्षेत्र में हो। तो ये दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो ये यदि मैं इसे एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कि ये आसुरी शक्तियों का प्रादुर्भाव है। आसुरी शक्तियां बहुत जो है बलशाली हो गई हैं, और अंग्रेजों के समय जो आपकी कुव्वत और हैसियत थी, मैं ये महसूस करता हूं कि 1947 के बाद आपको वोट का पावर मिलने के बाद और सो कॉल इंडिपेंडेंस मिलने के बावजूद भी हमारे अंदर जो हम और आप जैसा व्यक्ति है जिसे खोने की चिंता नहीं है, वो तो फिर भी लड़ पा रहा है। हम में से जिस व्यक्ति के पास थोड़ा कुछ है, वो इतना डरा हुआ है कि जो कुछ उसे मिला हुआ है उसे वो बढ़ाना चाहता है, उसे वो खोना नहीं चाहता है, और वो बहुत ही बेबस और डरा हुआ प्राणी है। इस बात से आप सहमत हैं क्या?
जी जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल। वो बेबस भी है, डरा हुआ भी है। और हम जैसे लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कोई लोग बहुत आइकॉनिक ढंग से और उनकी कोई बहुत इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे जाके खड़े नहीं हो रहे हैं, अभी भी वो आपको जो है ना नालायक मान रहे हैं। और जो आज की भाषा में जो टेक्निकल लोग हैं, आज की भाषा में जो चाटुकारिता कर रहे हैं, आज की भाषा में जो इन लोगों को वो सबसर्विएंट बने हुए हैं, वो स्टिल दे आर ऑक्यूपाइंग ए आइकॉनिक प्लेस, राइट। अच्छा सर, मैं 4 एग्जाम्पल आपको मैं अभी बताना अभी चाहता हूँ। अभी अभी थोड़ा सा इस विषय को जो है ना एक लीडिंग कंक्लूजन में जाएंगे तो हम उसको कुछ बात जी तक, एक नतीजे तक पहुंचा पाएंगे। ठीक फिर है अपन ठीक एक काम करेंगे कि जो आप ये 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी है। वी विल बी हैविंग ए सेकंड कॉल जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग दो ठीक है 4 ठीक है, एग्जाम्पल, हाँ वो राइट। बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो हो जाएगा हाँ, इसलिए। तो अपन उसको ज्यादा बड़ा होने से रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी को जो है हम और आपकी बातचीत जो है ना सुनने में कोई रुचि नहीं होगी। जी जी ठीक जी है ना। ठीक है। तो जी अब सवाल ये है कि इन आसुरी शक्तियों के सामने हाँ, हम जो है नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आसुरी शक्तियां इतनी बलवान हो गई हैं, इतनी चक्रव्यूह बना दिया है, इतनी षड्यंत्रकारी हो गई हैं, और सभी चूंकि लोग उसमें मिल गए हैं, लिहाजा आपका जो है एग्जिस्टेंस को खतरे में पहुंचाने की ताकत उसको है। वो पहुंचा पाए चाहे ना पहुंचा पाए, क्योंकि आपको वो क्या कर पाएगा, दैट डिपेंड ऑन यू। वो सर आपकी यहाँ पर मेरा एक जिद है, जिद ये ये है एक कि एक जब मिनट, ये अपन 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 भ्रष्ट आप और बेईमान जब अपन उसको नेटवर्क सेकंड बना कॉल, सकते हैं। अपन सेकंड कॉल में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाँ अभी हाँ जी इसको हाँ जी। इसको थोड़ा सा लॉजिकल एंड तक समेट लेते हैं, जिससे जी इसका इसका फायदा रहेगा। और वो सेकंड डिस्कशन भी अपन अभी करेंगे, देर से नहीं करेंगे, अभी करेंगे, जी ठीक है ना, बट वो ठीक है सेकंड ठीक है कॉल में करेंगे। ठीक है तो ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इन आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए आपके पास शक्ति नहीं है, और हम्म हमारा वैदिक ज्ञान ये कहता है कि जब कभी भी आसुरी शक्तियों से लड़ने की स्थिति भूतकाल में पैदा हुई है, तो हम्म हमारे पूर्वजों ने उससे लड़ने के लिए शक्ति हासिल की है। जी उसके लिए जो है वो तपस्या की, उन्होंने उपासनाएं की, उन्होंने, और ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं सभी से को प्रसन्न किया और उनसे शक्तियां हासिल की। और हम्म उन शक्तियों को हासिल करने के बाद वह आसुरी शक्तियां जो कि अपने आप में वो भी बहुत सारे वरदानों से सुसज्जित थी, उनको पराजित कर पाए, हम्म राइट। तो ये आज हम्म की जो आसुरी शक्तियां हैं, ये भी, इनको भी तमाम वरदान प्राप्त हैं। एक वरदान तो हम्म जनता का ही प्राप्त है जिसने उसे हम्म चुना है, राइट। हम्म आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन्हें एक वरदान मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ऐसे ढेर सारे, उन्हें अपनी पार्टी का वरदान मिला हुआ है, हम और आपको तो नहीं मिला है, राइट। जी उन्हें जी जो है ना उनके अधीन पूरी सत्ता है, उनको ये वरदान मिला हुआ है, तो वो ये आसुरी शक्तियां इन वरदानों से सुसज्जित हैं। और आप जब तक उन शक्ति को हासिल नहीं करेंगे, तब तक आपके जीतने की संभावना अपर्याप्त रहेगी, और ये आपके ऊपर वो करेंगे। तो हमने जो सिस्टम निकाला है, वो एनर्जी का मॉडल निकाला है। हमारा कहना ये है कि जो जो कोई भी काम कर रहा है, तो हम आपको हतोत्साहित भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप छोटा काम कर रहे हैं। मेरी नजरों में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम्म राइट। छोटा काम नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हर कोई, चाहे वो समाज सेवा में काम कर रहा हो, चाहे वो भूखों को खाने खिला रहा हो, चाहे वो भिखारियों को रिहेबिलिटेट करने की बात कर रहा हो, चाहे वो जो लोग जो है जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, उनको खाने को नहीं है, उनको खाना पहुंचा रहा हो, चाहे विधवाओं के या बच्चियों के या असहायों के लोग, वहां के अपने काम करने के तरीके हैं, लेकिन सैकड़ों लोग मदद कर रहे हैं। उन सबको हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि आप अपना काम करते रहिए, केवल एनर्जी लेवल पे हमसे जुड़ जाइए, राइट। यदि एनर्जी लेवल पे आप जुड़ेंगे और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को यदि आप इसमें लाएंगे, तो जो आपकी एनर्जी है ये चुंबकीकृत वाली एनर्जी है, राइट। जैसे कि एनर्जी से आप चुंबकीकृत हो गए हैं, तो एक चुंबक अपने प्रभाव क्षेत्र में जाता है, तो आप मुझे ये बताइए कि वहां स्थित लोहा अपने आप नॉर्थ साउथ अलाइन होकर चुंबकीय गुण हासिल कर लेता है कि नहीं कर लेता है? जी कर लेता है। अब यदि वो चुंबक अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएगा, तो इसी तरीके से जितने भी लोहे होंगे उन सबको चुंबकीकृत करता जाएगा, हाँ या बिल्कुल, नहीं? प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा उसका। नहीं, वो चुंबकीकृत होके और फिर आगे हाँ चुंबकीकृत करेगा, तो जो है ना हाँ ऊर्जा के लोगों का, चुंबकों का जो है ना समूह ज्यादा इकट्ठा बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल, दायरा बढ़ेगा। अब इसमें अपन लोगों को एक बात बहुत समझना चाहिए
जिससे कि हमारी हताशा बहुत कम हो जाएगी। एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम हमारे साथ खुद के साथ है। क्या प्रॉब्लम है? पहले तो हम खुद ही कन्विंस नहीं होते हैं, राइट। दूसरा जो है, फिर हम जब दूसरों से बात करते हैं तो चूंकि हम ही अंदर से बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है तो हम दूसरों को भी कन्विंस नहीं कर पाते हैं, राइट। अच्छा, तीसरी बात है कि जो कन्विंस जिन्हें होना है वो सब लोहा नहीं है। तो यदि आप चिन्हित हैं और यदि आप लोहे के पास पहुंचेंगे तो लोहे को बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के, चुंबक कोई मेहनत नहीं करना पड़ रही है, वो अपने प्रभाव क्षेत्र में उसका जो चुंबकीय जो असर है उसके कारण सभी पार्टिकल लोहे के नॉर्थ साउथ अलाइन होकर चुंबकीय गुण हासिल कर लेंगे। इसके लिए क्या चुंबक को मेहनत करना पड़ रही है? नहीं करना पड़ रही है। अदृश्य मेहनत जरूर है, क्योंकि उसका जो एक चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी में जो लोग आएंगे वही केवल चुंबकीय गुण हासिल कर पाएंगे, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में लोहे की जगह कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं, तो क्या पत्थर पंजीकृत ऊर्जाकृत होंगे? क्या वो चुंबकीकृत होंगे? क्या पत्थर नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, राइट। तो हमारे सबके प्रभाव क्षेत्र में दो तरीके के पत्थर हैं। ये मैं एनालिसिस इसलिए सुना रहा हूं, कर रहा हूं कि उससे जब आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है निराशा, आपको हताशा नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे पत्थरों से आपका इनकाउंटर होगा, राइट। तो पत्थरों को मैंने दो तरीके की उसमें बांटा है। एक वो पत्थर हैं जो वर्तमान व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं और वो इस व्यवस्था में किसी तरीके का परिवर्तन उनके हितों के विपरीत जा रहा है, लिहाजा वो इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहेंगे, राइट। तो वो अदरवाइज तो पत्थर नहीं है, वो अदरवाइज तो वो बहुत बड़े लोहा है, राइट। लेकिन वो हमारे लिए जो है पत्थर तुल्य हो गए, ठीक है ना। मतलब हमारे पर्सपेक्टिव में पत्थर है, नहीं तो वो तो बड़े विद्वान लोग हैं, ठीक है ना। अब दूसरे जो वो पत्थर हैं जिनके अपने खुद के एक्सपीरियंस बहुत नेगेटिव हैं, राइट, और उनको ये भरोसा हो चुका है कि आज की ये दुष्टी व्यवस्था जो है हमारे ये दुष्ट राजनेताओं के रहते इसमें कोई भी अनुकूल परिवर्तन होना संभव नहीं है। उन्होंने अपनी सभी आशाएं खो दी हैं, और चूंकि उन्होंने आशाएं खो दी हैं लिहाजा वो पत्थर तुल्य हो गए, राइट। अब यदि हमें जो है, हम अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि हम अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब पत्थर हमारे रास्ते में आएंगे तो हमें उनसे जो है उन्हें कन्विंस करने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना चाहिए और हमें पत्थरों को पत्थरों के उस पर छोड़ देना चाहिए, राइट, उसके हाल पे, उसके हाल पे। और ये पत्थर, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये पत्थर आगे चल के महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, लेकिन उनको वो तब बनेंगे जब बदलेंगे बाद में, जब कबीरदास जी का दोहा चरितार्थ होगा। तो कबीरदास जी का दोहा एक आपने पढ़ा होगा बचपन में या किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि लाली मेरे लाल की, लाली देखन मैं चला, जित देखो तित लाल, करेक्ट, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली या मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ ऊर्जाओं की बम्बार्डिंग होने लगेगी तो ये पत्थर जो है एकाएक अपना, जैसा आपने कहा है, रंग बदलेंगे और ये महा ऊर्जा केंद्र बन के नए सिस्टम का भी लाभ लेने की कोशिश करेंगे, राइट। और गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब आप ये कहें कि वो ऊर्जाकृत हो गया है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि हम उसको नेगेटिवली कहेंगे तो उसका डिस्पोजिशन नेगेटिव रहेगा। हमें उसके नेगेटिव डिस्पोजिशन को नहीं, पॉजिटिव डिस्पोजिशन को चाहिए। तो हमको यदि आप कहेंगे तो मैं इसे वाल्मीकि से कंपेयर करूंगा। वाल्मीकि जी एक डकैत थे, राइट। जब वो ऋषियों के ऊर्जा से ऊर्जाकृत हुए तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण की संरचना की और वो महर्षि वाल्मीकि कहलाए। तो डकैत वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि हुए। तो ये डकैत जब वाल्मीकि थे तो वो पत्थर जैसे थे, और जब वो महर्षि वाल्मीकि हो गए तो महा ऊर्जा केंद्र हो गए हैं। तो जैसे जो है वाल्मीकि जी के साथ हुआ ऐसा इन लोगों के साथ भी होगा, लेकिन वो हमारी छोटी चुम्बक से नहीं होने वाला है। जब चारों तरफ वो चुम्बकों से गिर जाएंगे तो वो अपने आप ऊर्जाकृत हो जाएंगे। ये बात आप कुछ सहमत है? जी जी। तो अब हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, हमें लोगों को अपनी काम करने के लिए नहीं कहना चाहिए,
ठीक है ना। मतलब जो जो कर रहा है, जैसे मान लो मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप आरआरटीआई छोड़ के जो है ना क्राइम फ्री भारत का जो 5 सर्टेनिटी है उस पर काम करिए। हम क्या चाहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए, राइट। उससे ज्यादा ऊर्जाकृत होके करेंगे तो आपके अंदर का जो डर, नेगेटिविटी, बेबसी, हताशा बस जो है आपके वो, मूवमेंट को खाली सपोर्ट करना है मुझे, दैट्स ऑल। हमें कहना अपने है कि काम करते हुए आपके अभियान को सपोर्ट करना है या प्रेरित करना है या लोगों को हम ये तो ये करना है कि कहना हाँ है कि मैं इसका आपको समर्थन करता हूँ, समर्थन करता हूं, तुम भी अपने करो। अपने आप को ऊर्जाकृत करता हूं, और हम्म अपने प्रभाव क्षेत्र के जो लोहे हैं उनको भी ऊर्जाकृत करूंगा, वो भी संकल्प के आधार पर। और देखो एक बड़ी छोटी सा गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आज ये अभियान हम चालू करते हैं आज, राइट, तो हमने गोपाल प्रसाद जी को जो है ना ऊर्जाकृत किया, ठीक है। माने और आप जो ऊर्जाकृत करते हैं ये बातचीत के आधार पे करते हैं या करेक्ट, ट्रेनिंग के आधार पे जो करते हैं ये या कोई अपन ने मॉडल है उसका? ये मॉडल जो अपन बात कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। अच्छा मतलब अच्छा। आपके जो है ना जेहन से अंधेरा बाहर निकाल दिया, और आपने चीजों को महसूस कर लिया, ज्ञान का प्रकाश आपको आ गया, और आप उस चीजों को राइट पर्सपेक्टिव में देख पा रहे हैं, और अंधकार आपको अंधकार से प्रकाश की ओर। और की ओर आप जा रहे हैं, और आपको एक एक और भी फायदा हो रहा है, आप ऊर्जाकृत हो रहे हैं, आप खुद ऊर्जाकृत दूसरों को कर रहे हैं, और ऐसा लोग लाखों लोग, हजारों लोग लगे हुए हैं इसमें, तो सबका परिणाम जो है ना, तो क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र पैदा होना हो गया कि नहीं हो गया, तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये व्यवस्था हम बदल पाएंगे। और एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे आप 9 तारीख से जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसे आप जरूर करिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी जुलूस, कोई भी धरना, कोई भी प्रदर्शन हमें उस लाभ तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हम घोड़े को तालाब तक तो ले जा पाएंगे, लेकिन पानी तो वो तभी पिएगा जब उसे पीना होगा, राइट। लिहाजा जो है, हमें जो भी आप कर रहे हैं, मतलब मैं माने मेरे बदलाव की चाहत और बदलाव का प्यास, वो जब तक नहीं होगा तब तक वो परिवर्तन नहीं होगा। वो हम ऊर्जाकृत कर देंगे तो वो देखिए, वो प्यास है तभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, राइट। और हम एक ऐसा मॉडल लेके जा रहे हैं जिससे कि आपकी जो स्थिति है उसमें उसको हम चेंज नहीं करना चाहते। आपको जो है ना, हम ये नहीं कहना चाहते कि आओ हमारे साथ आ जाओ, हमारा करो, अब हमारे। आपकी वार्तालाप से हमारे को खाली ये, मैं आरटीआई के दृष्टिकोण से अगर देखूं तो इतनी लंबी वार्तालाप के दौरान जिन जिन विषयों को आपने छेड़ा या जिन जिन विषयों पर आपने प्रकाश डाला, उन सारे बिंदुओं के ऊपर में ही मैं आरटीआई अभी लगाऊंगा मैं। बिल्कुल लगा, 7 days, बिल्कुल आप लगाइए। इट इज जस्ट लाइक माई इंस्टीट्यूशन कि भाई ये जो है इस विषय को उठाना चाहिए, इस विषय को यहाँ ठोकना चाहिए, यहाँ ठोकना चाहिए, यहाँ से प्रश्न करना चाहिए, ऐसे प्रश्न करना चाहिए, करेक्ट। तब तो जाकर के ये होगा। तो हम अपने जो हमारा अभियान है, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, अब हम ये माने कि आज मैथ्यूसन गुप्ता ने ये अभियान आज ही चालू किया, 2017 में चालू नहीं किया, आज चालू किया, ठीक है ना। जी जी जी। और गोपाल दास इज नंबर 1, जिसको मैंने ऊर्जाकृत करने की कोशिश की, राइट। मैं अभी आपसे पूछूंगा कि आप ऊर्जाकृत हुए कि नहीं हुए, थोड़ी देर से पूछूंगा, राइट। अब अज्यूम करिए कि आपने आज 10 लोगों को ऊर्जाकृत किया, वो 10 लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के 10-10 लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, तो कल 100 हो जाएंगे कि नहीं? परसों कितने हो जाएंगे? 1000। जी जी। चौथे दिन कितने हो जाएंगे? 10,000। सर मेरा एक यहाँ पर सुझाव है, ये जो मॉडल है ना, इसको आप कुटुंब ऐप पर लाइए, कुटुंब ऐप पर, और आई एम श्योर कि कुटुंब ऐप पर हम आपकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। मैं अभी एक लीगल अवेयरनेस की एक संस्था है, लीगल राइट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुटुंब ऐप तो जो है ना जनरली अवेलेबल है ना? हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उस पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लाइए, ठीक है ना। वो आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन का खाली एक कॉपी मांगेंगे, ठीक है। ओके। तो बस वो मांगेंगे और उसका एक फॉर्मेटिंग है, तो बस कुटुंब ऐप आप सीधे डाउनलोड कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन जो संबंधित रिप्रेजेंटेटिव होगा उसमें अपना इंटरेस्ट जताइए, वो खुद कॉल बैक करेगा आपको, हाँ। और बाकी फॉर्मेटिंग करने के बाद आपका ऐप स्टार्ट हो जाएगा। ऐप में सब कुछ, सारी फैसिलिटी है, और इससे आप देखिएगा कैसे आप हाई जंप करेंगे तो। और इसमें आई एम श्योर कि सबसे बेहतर काम मैं करके दिखाऊंगा, पक्का। मैं इतने सदस्य जोड़ दूंगा, इतने सदस्य जोड़ दूंगा। अब अपन देखो बेसिकली सदस्य जोड़ने के पहले उनको ऊर्जाकृत करके संकल्पित करना है। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि आप ज्यादा को मत जोड़िए,
जो आपको उपयुक्त लगते हैं, ऐसे लोगों को 10 लोगों को हर दिन जोड़ना है, ये संकल्प आपको लेना है केवल। जी राइट। जी। अब देखो, मैं इस रेखा गणित को जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहले दिन में 10 हुए, दूसरे दिन में 100 हुए, तीसरे दिन में 1000 हुए, चौथे दिन में 10,000 हुए, पांचवें दिन में 1 लाख हुए, छठवें दिन में 10 लाख हुए, सातवें दिन में 1 करोड़ हुए, आठवें दिन में 10 करोड़ हुए और नौवें दिन में 100 करोड़ हुए। राइट। तो सही मायने में देखा जाए तो हमें 9 दिन से ज्यादा नहीं चाहिए। राइट। अब ये देखिए कि कितने लोगों को ऊर्जाकृत किया। तो जो मैथ्यूसन ग्रुप ने चालू किया वो 9 दिन में कितने लोगों को ऊर्जाकृत कर पाएंगे? 90 लोगों को। और जो लास्ट दिन ऊर्जाकृत हुए वो कितने लोगों को ऊर्जाकृत कर पाएंगे? 10 लोगों को। राइट। तो 90 धन 10 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हमें अपने प्रभाव क्षेत्र के मात्र 50 लोगों को ऊर्जाकृत करना है। राइट। तो क्या हमारे प्रभाव क्षेत्र में हम 50 लोगों को भी ऊर्जाकृत करने की क्षमता नहीं रखते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो अच्छा, अब मैं एक दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या जो है सर, इसके लिए फेसबुक लाइव जो है ना, हाँ, आपका फेसबुक लाइव बहुत उपयुक्त होगा। आप मैं फेसबुक लाइव फेसबुक में हूँ, फेसबुक नहीं, में हूँ। फेसबुक में होना सफिशिएंट नहीं है, फेसबुक लाइव की बात कर रहा हूँ। फेसबुक लाइव में आने पे ना आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लाइकिंग्स बढ़ेगी और डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होगा उसमें। लाइव टेलीकास्ट जैसे तो आप लाइव बात कर रहे टेलीकास्ट हैं। में भी हम जोड़ हाँ, सकते हैं। तो जब बिल्कुल। हम करेंगे तो जब हम बोलना आपको शुरू कीजिएगा, जनरल आदमी देखेगा, सुनेगा, जो जो आपके प्रभाव क्षेत्र, वही जो आयरन जितने भी होंगे वो सब कनेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये सलाह बहुत अच्छी है। तो अब मैं जो क्वेश्चन पूछता एक आप नोट कर लीजिए, कुटुंब ऐप, हाँ, हाँ, दूसरा फेसबुक लाइव, हाँ, और तीसरा ठीक उसी तरह से ट्विटर लाइव। ट्विटर में भी जैसे लोग ना अंत्याक्षरी खेलते हैं, हाँ, या हाँ, अलग अलग इश्यूज पे लोग गोष्ठियां करते हैं, ओके, बातचीत करते हैं। हाँ। फिर उसके बाद जूम ऐप, जूम के माध्यम से आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निकल जो चीजें हैं, उसकी जगह जो है हमने हाँ, टीचमेंट ऐप को जो है ना अडॉप्ट किया है। अच्छा, टीचमेंट नहीं, जो आपने किया है वो तो अच्छा है, देखिए मेरी वो आप बात करिए, लेकिन ये पांचों चीज और जोड़ने पे टेक्निकली और ज्यादा बढ़ेंगे ना हम लोग। नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ कि टीचमेंट इज ए बेटर ऑप्शन। राइट। उसमें अच्छा, हर बार आपको किसी को वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लोग अभी नहीं जानते ना उस ऐप को। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसको लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, मैं उसकी बात हम कर तो रहा ये हूँ। कह रहे हैं ना उसको डाउनलोड करें। ये तो क्लास टीचर और स्टूडेंट का है। तो जैसे मान लो मैं एनर्जी दे रहा हूँ तो मैं आपका टीचर हो गया कम से छोटे समय के लिए। राइट। और आप स्टूडेंट हैं, आपके जहन में ढेर सारे सवाल होंगे। तो एक विद्यार्थी के बतौर आप पूछेंगे, और आप जो है यदि ज्यादा समर्थ हैं और आप अपनी बात और प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो वो सब भी परमिटेड है उसमें। राइट। तो यू कैन प्ले द सेम रोल विच आई एम डूइंग। राइट। तो आपने कहा कि साहब मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी प्रेजेंटेशन करना है, तो वो हो सकता है। एंड इट कैन बी लाइव टेलीकास्टेड एंड इट कैन बी अपलोडेड लेटर ऑल्सो। तो इसमें वो सब फायदे हैं जी। तो मैं जो है ये दोनों अच्छा, तीनों मैं सर एक बात ये कह रहा था कि मैं आप जो अभी है, इसको क्लोज करके हम आपको सेकंड कॉल लगा रहे हैं। राइट। ठीक है, तो ठीक अभी है। इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और आपके माध्यम से आपसे जुड़े हुए लोगों के और बाकी लोगों से जिनके पास ये वार्ता ऊर्जा के रूप में पहुंचेगी, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि कृपया जो है क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा मॉडल से जुड़ें। इस ऊर्जा मॉडल की खासियत ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और क्योंकि चारों तरफ जो है ना बहुत सारे लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा की शक्ति बैक एंड पे आपको भी मिलेगी। राइट। क्योंकि वो संग्रहित ऊर्जा जो है फिर बदलाव का आधार बनेगी। और इसमें मेरा ये कहना है कि ये इस ऊर्जा में मॉडल में एक खासियत ये है कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो नंबर एक तो ये है कि आप किसी को कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको कोई नेगेटिव चीज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो ना तो आप जो है कहना चाहिए कि कोई धरना करने के लिए कह रहे हैं, ना तोड़ फोड़ करने के लिए कह रहे हैं, ना जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं, ना रेल रोको की बात कर रहे हैं, ना जो है ना चक्का जाम कर रहे हैं, तो ना आप जंतर मंतर या दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। तो आप कोई ऐसी नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे हो जो किसी नियम या कानून का या कंडक्ट रूल का वायलेशन है। लिहाजा जो नौकरी में है वो, जो नौकरी में नहीं, 100% पॉपुलेशन एनर्जी के लेवल पर इससे जुड़ सकती है और लाभान्वित हो सकती है। एक तो फायदा इसका ये है। राइट। जो आपकी व्यवस्था से जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं
उन्हें वो शक्ति और अवसर नहीं मिलेगा कि आपके विरुद्ध कोई फर्जी मुकदमा कायम कर ले, राइट। तीसरा जो है, आप उनको बेबस कर पाएंगे, और बेबस करने का एक बहुत साधारण सा तरीका है कि थाली बजा के हम शंखनाद करेंगे, दीपक जला के हम प्रकाशित करेंगे, और छोटे छोटे वीडियो बना के हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कहेंगे कि क्राइम फ्री भारत का एनर्जी मॉडल आपसे क्या चाहता है, राइट। और यदि वो उसे नहीं मानते हैं तो हम उनकी भर्त्सना करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन इन सब के दौरान भी हम बाहर जुलूस नहीं निकालेंगे। हम जो भी कहेंगे वो सब जो है एक मैडम को बताओ फोन है। हाँ, तो जो कुछ भी इसमें जो है, हम जब उनको भर्त्सना भी करेंगे तो काला झंडा भी दिखाएंगे, दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे, और छोटा सा वीडियो चलाएंगे जो भर्त्सना का वीडियो होगा, राइट। लेकिन ये कौन चलाएगा? हर कोई चलाएगा, ठीक है ना। तो जब वो हर कोई इस दीपक को जलाएगा और हर कोई जो है ना वीडियो चलाएगा, तो उसकी गूंज जो है हर राजनेता, चाहे वो अंधा क्यों ना हो, चाहे वो बहरा क्यों ना हो, उस तक पहुंचेगी। और वो कहेगा क्या कि भैया गोरे काले अंग्रेज जो है ना बेबस हो जाओ, काले अंग्रेज सुधर हो जाओ, काले अदरवाइज अन्यथा पराजित हो जाओगे, राइट। यदि वो सुधर जाता है तो ठीक है, अन्यथा जो है क्राइम फ्री भारत इन ऊर्जा समूहों से जिन्होंने ज्यादा लोगों को ऊर्जाकृत किया है, उनको जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से एमएलए और एमपी के टिकट बांटेगी और अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के जिताएगी। तो ये समग्र मॉडल है। ये कह रहा है कि हम बदलाव, क्योंकि इस मॉडल का ये मानना है कि देखो अन्ना जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया, राइट। उन्होंने सफलता भी पाई, लोकपाल एक्ट भी बन गया। मार्च 2019 में लोकपाल महोदय जो है अपने पद पर विभूषित भी हो गए। गोपाल जी, आपको उनका नाम मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो उनका कोई एक्टिविटीज सामने आया ही नहीं कि हाँ परफॉर्मेंस जो है उस तरह से। तो एक्टिविटी जब सामने नहीं आएगी तब जो है वो ज्यादा जो है पुरस्कृत किए जाएंगे, राइट। तो वो पुरस्कार मिल जाएगा उनको चुप बैठने का, राइट। अभी तो हम लोग टीएन सेशन का एक मिनट अपन वो जो है ना उस पर अभी अपन सेकंड फोन पे बात करेंगे, राइट। अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस मॉडल के तहत आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। और जब जो है आप शंखनाद करते हुए बात कहेंगे तो इस बात की संभावना है कि जैसे ही आपकी संख्या बढ़ेगी, यदि 100 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो चलाएंगे, तो प्रजातंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ना है। वो कब तक जो है पैसे बांटकर, जो है गाड़ियां भेजकर, लंच डिनर की व्यवस्था करके और जो है अपने कार्यकर्ताओं को भेज के उनको दारू बांट के और पैसा खर्च करके और एक फालतू की भीड़ इकट्ठा करके शगुफा पैदा करके और ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना कि वो जीत रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो संकल्पित ऊर्जा केंद्र हैं वो अपने महा ऊर्जा केंद्रों को जब जिताएंगे तो आप ये बताइए इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? यस और नो? और फिर जो आपके चुने हुए लोग हैं 2022 से 2024 के लिए जो है कानूनों में ड्राफ्ट में चेंज होना है, ये होना है, हम उनकी छोटी छोटी कमेटियां बनाकर वो सब जो है ना मसौदा तैयार कर रहे हैं। जब वो मसौदा रेडी हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि अभी 2019 से 2024 की जो पार्लियामेंट है उसमें एज ए प्राइवेट बिल पेश करने की कोशिश करें, राइट। हालांकि इस बात को हमें 100% मालूम है कि उसका कुछ नहीं होना है, राइट। वो कोई जो है ना बनेगा तो नहीं, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा पकाने का, तराशने का कुछ ना कुछ मौका मिलेगा तो हम उसको जो ना रिफाइन कर पाएंगे। और जब हमको मकसद मिले, जो ना मौका मिलेगा, तो उन सब नियम कानूनों को बदल के सही आजादी, सही व्यवस्था जमीन पे उतारना होगी। अदरवाइज आप इंडिविजुअली यदि लड़ते रहेंगे तो ये व्यवस्था कभी नहीं आ पाएगी। और ये व्यवस्था जो है ना आंदोलन और उससे तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि आंदोलन जो है आत्मा नहीं बदल सकता है,
आंदोलन कानून नहीं बदल सकता है। तो फिर वो जो है ना आपसे बातचीत करके अच्छा चलो इसमें ये प्रावधान कर देते हैं, तो 2 4 6 ऐसे प्रावधान कर देंगे और उसमें इतने छेद छोड़ देंगे कि वो आपका जो उसका एग्जिस्टेंस कोई मायने नहीं रखेगा। तो जो बदलाव भी करेंगे जो आपकी जिद से आएंगे और जिन जिन बदलावों के लिए आप क्रेडिट भी लेना चाहेंगे, आप जश्न भी मनाना चाहेंगे, लेकिन वो जो है प्रावधान ग्राउंड पर निष्प्रभावी होंगे और ऐसा होने से आप खुद भी हतोत्साहित होंगे और आपसे जुड़े लोग भी हतोत्साहित होंगे कि जो ये बात जो सोची जा रही थी वो तो गलत थी, क्योंकि इसका कोई परिणाम ही नहीं निकला। लेकिन परिणाम इसलिए नहीं निकला क्योंकि दूसरी तरफ लोग जो ना दुष्ट लोग थे, उनकी आत्मा जो है उस तरीके के सकारात्मक परिवर्तन की थी ही नहीं, तो उन्होंने एक ढकोसला किया उस परिवर्तन का और वो परिवर्तन नहीं होगा। राइट? तो नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है कि उस ड्राफ्ट को पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यानी वेबसाइट पर जो है दे दिया जाए और पब्लिक ओपिनियन पहले ले लिया जाए, उसके वो बाद सब तब नहीं हमें कह रहे हैं आप वो सब करिए। पहले तो सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इस एक्ट के माध्यम से आप हासिल क्या करना चाहते हैं। राइट? फिर आपको जो है ना उनको किस हद तक जो है ना थ्योरेटिकली आप हासिल कर पा रहे हैं आप वो भी लिखेंगे, उस एक्ट को भी दीजिए, फिर उनसे व्यूज मांगिए कि देयर कुड बी अ बेटर लैंग्वेज, देयर कुड बी सम मोर क्लोज कुड बी इंक्लूडेड। तो जो अच्छी चीजें आएंगी उनमें सहमति के साथ जो है ना उसको जोड़ लिया जाए। सर यदि आपके लिए एक सुझाव है। हाँ। सुझाव सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि राजस्थान में एक नया कानून आया है। ओके उसका नाम है राइट टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके उत्तरदायित्व का कानून। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेवारी क्या है, अभी अभी इस तरह का कोई कानून था ही नहीं और इसको वो जो है ना राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है यदि उस ड्राफ्ट को पहले आप देख लीजिए वहाँ का। आप मुझे इसकी कॉपी भेजिए। क्या उसमें जो है यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं तो मैं आपसे एक सिंपल से प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि क्या उसमें हमें कंपनसेशन मिलेगा क्या? हाँ, वो जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मेरी बात ध्यान सुनो, जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की तो उसको क्या दंड मिलेगा? नंबर हाँ, उसको पेनाल्टी का प्रावधान होगा ना सर, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन में है उसी तरह से। कितने लोगों को दंड मिला? सर अभी मैंने आपको कहा है कि मैंने उस ड्राफ्ट को पूरा पढ़ा नहीं है, मैंने केवल अखबार में वो समाचार मैंने हम लोग जरूर पढ़ेंगे, उसकी कॉपी यदि आपके पास हो तो आप मुझे भेज दीजिए। तो मुझे खोजना नहीं पड़ेगा, के लिए काम का विषय है ये। मैं बिल्कुल आई एग्री, आई 200% आई एम इन एग्रीमेंट। और हम 15 मिनट के गैप के बाद आपको दोबारा फोन करते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि सिनर्जी मॉडल के तहत अपने ही संस्था के नहीं बल्कि जिन जिन को आप जानते हैं उनकी सूची बनाकर, क्योंकि यदि अपन जो संस्था के लोग हैं चाहे समाज सेवा के हों चाहे इसके हों उसको हों, उनको यदि अपन पकड़ेंगे तो उनका प्रभाव क्षेत्र बड़ा होगा। राइट? क्योंकि उनका 20 25 30 साल का जो उनकी सेवा ऑलरेडी है, तो उनके लोग बाग जो है उनके वॉलंटियर्स रेडी होंगे, उन्हें अपन आसानी से ऊर्जाकृत कर पाएंगे और हम सामूहिक ऊर्जा से उस बदलाव को ला सकेंगे जिनको हम लाना चाहते हैं। है कि नहीं? जी जी जी। मैं आपको 15 मिनट बाद फोन करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। राइट, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।